नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इजरायल ईरान वॉर के बीच भारत के लिए एक सुखद खबर निकलकर सामने आई है। तेल अवीव में फंसे भारतीयों का पहला जत्था बस द्वारा रवाना कर दिया गया है। इस दौरान हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि लगभग 22 लोग बस में मौजूद हैं, जिन्हें किसी दूसरे देश के माध्यम से भारत भेजा जाएगा। इन 22 भारतीयों में 2 पत्रकार भी हैं, जिनमें से एक हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी शामिल है। तो ये बस निकल चुकी है। ये भारत से के लिए पहला जत्था निकल चुका है इजराइल से। आज भारतीय सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया है, जिसके चलते ये तमाम लोग मौजूद है इस बस में। और ये पहला जत्था है जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में विदेश मंत्रालय और यहाँ के राजदूत जीपी सिंह जी द्वारा इसको क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें ये बस निकल चुकी है। हमें अभी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी जा रही, लेकिन ये बोला जा रहा है कि संभवतः किसी दूसरे देश के माध्यम से हमें भेजा जाएगा। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो मुझे लगता है कि भारत में होली मना पाएगा। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जो खासतौर से इसको ये मान के चलते हैं कि ये प्रयास सरकार का नहीं होता है, मोदी जी की पहल नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मोदी है तो मुमकिन है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सर, अभी आप इजराइल में मौजूद हैं, किस तरह का माहौल वहां पर अभी नजर आ रहा है आपको? धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। देखिए, मैं बताऊं आपसे कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और वो आप जितना वहां पे रह करके जो आपको खबरें मिल रही होंगी उससे कहीं ज्यादा भयावह स्थिति यहाँ पे है। जब सिचुएशन में हम इजराइल से कल इजराइल बॉर्डर पे कल हमें लाया गया था, जो जॉर्डन का जो बॉर्डर है वहां पे हमें लाया गया था। इसलिए लाया गया था क्योंकि माना जा रहा था कि जॉर्डन का जो बॉर्डर है, जॉर्डन के देश में हम लोग को यहाँ से बकायदा यहाँ भारत सरकार ने बात की जॉर्डन सरकार से कि आप हमारे जो भारतीय जो कुछ लोग हैं, जिसमें एम्बेसी के लोग हैं, पत्रकार हैं, इनको आप अपने यहाँ अभी सुरक्षित रखें और यहाँ से कोई व्यवस्था होगी जो जॉर्डन के माध्यम से, क्योंकि सारी अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो सब पूरी तरीके से बंद हो चुकी। आपको भी जानकारी होगी, खासतौर से मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें सऊदी अरेबिया है, अबू धाबी है, आपकी दुबई है, इसके अलावा आपके तमाम ऐसे देश जो है, मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारी एयरपोर्ट्स बंद नहीं है, लेकिन वहाँ की फ्लाइट जो है, जो खासतौर से हमारे जो भारत के संपर्क के जो मार्ग के जो रास्ते हैं, उन सब तरह फ्लाइटों को बैन कर दिया गया है। उसका कारण सिंपल ये है कि देखिए, ईरान के सबसे बड़े लीडर की हत्या कर दी गई। अब उसके बाद से वो छटपटा चुका है पूरा ईरान, पूरे देश में वहाँ के लोग जो है वो बदला लेना चाहते हैं। जब वो बदला लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो भी उनके सामने आ रहा है वो उसको पूरी तरीके से उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। हमें हालांकि भारत सरकार की तरफ से बहुत जबरदस्त मदद है, ये क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी पहल करी जो वो लगातार संपर्क में है। उन्होंने कल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बातचीत की है, और जिसमें उन्होंने भारतीय जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की बात की, जिसमें पत्रकार भी हैं और जो एम्बेसी के नागरिक हैं, जो कुछ नागरिक यहाँ पे आए भी हुए थे। क्योंकि आप ये समझिए कि जब प्रधानमंत्री की जो विजिट होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा एक अमला होता है जो आता है दिल्ली से और अन्य देशों से भी, क्योंकि सबसे ज्यादा असुरक्षित देशों में से एक है इजराइल खासतौर से। तो हमारे प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा उतनी इम्पोर्टेंट है। तो जो एक पूरी टीम आई थी, वो पूरी टीम भी कहीं ना कहीं फंसी हुई, आप ये समझिए। और बाकी सिर्फ उनके भी, पूरे जितने भी नागरिक हैं, प्रधानमंत्री जी की पहल उनके साथ है, और उनके ही पहल के चलते हम लोग अभी जॉर्डन तक पहुंच गए। यहाँ पे देखिए क्या है, बॉर्डर पे हमले लगातार उतने नहीं हो रहे आधे घंटे पे, लेकिन यहाँ पे रात को कल जबरदस्त यहाँ पे पूरा एक कहीं ना कहीं हवाई हमले कुछ हुए हैं, या यहाँ की क्योंकि बॉर्डर लगता है ये इजराइल का। अब आप समझिए, जब हमला और जब युद्ध होता है तो उन्हें ये नहीं पता कि आप नोएडा में या दिल्ली में, क्योंकि नोएडा दिल्ली की जो स्थिति है वैसे ही यहाँ पे जॉर्डन और इजराइल की स्थिति है। अब हमें आज ही एक बड़ी हम लोग को सूचना मिली कि अमेरिकन एम्बेसी को यहाँ से खाली करवा दिया गया। अमेरिकन एम्बेसी खाली करवाने का मतलब ये, आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं अब ईरान जितने भी अमेरिकन एम्बेसीज होंगी उनको टारगेट कर रहा है। तो जिस भी देश में अमेरिकन एम्बेसी है तो वहाँ टारगेट होगा, तो अब वो टारगेट उसी एम्बेसी पर, क्योंकि अमेरिका काफी इस मामले में उनकी टेक्नोलॉजी काफी स्ट्रांग है
कि अपनी एम्बेसी के आसपास वो पूरा एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रखते हैं और साथ और उनको जानकारी रहती है। लेकिन अगर उसके आसपास भी अगर कोई हमला बड़ा हो जाता है तो आप समझिए कि अगर दिल्ली के नजदीक अगर आप इस तरह से समझिए कि मयूरिहार फेजन में अगर कोई हमला होता है तो आप सेक्टर 10 नोएडा में भी उसका असर वहां तक जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर वो टारगेट वहां कर रहे हैं तो हो सकता है उस मिसाइल को उन्होंने मिसलीड करके वो दूसरी जगह भेज दिया, तो उससे भी बड़ी घटना हो सकती है। तो असुरक्षित तो हम सब लोग अभी नहीं है, लेकिन एक प्रयास हो रहा है भारत सरकार का, हर पल पे हमें बाकायदा अपडेट हो रहा है। हमारे खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई, जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनके साथ पूरी सहानुभूति, एम्बेसी उनके साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रही है सुबह 6 बजे से लेकर के अभी मैं बताऊं आपको जॉर्डन में यहाँ 12:07 हो रहे हैं, जो हम लोग 2.5 घंटा पीछे हैं। इजराइल 3.5 घंटा पीछे था, लेकिन ये 2.5 घंटा पीछे है। और अब देखिए व्यवस्था क्या होती है, क्योंकि हम यहाँ पे पहुंच तो चुके हैं, लेकिन कल हम जैसे ही जॉर्डन बॉर्डर पर पहुंचे थे उसी समय ही वहाँ पे हवाई हमला होता है, जिसके चलते हम लोग को जॉर्डन बॉर्डर से लेके जाया जा रहा था जॉर्डन के एयरपोर्ट तक, वहीं पर ये रोक दिया गया। तो लगभग 3 घंटे 4 घंटे वहां रुके रहे। और वो जो जगह होती है वो बॉर्डर एक ऐसा था, वो समझिए नो मैन लैंड्स बोलते हैं जिसको, जो वो न जॉर्डन में था न इजराइल में था। तो वो वाली जो जमीन होती है ना वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि फिर उस पर ईरान का ये प्रेशर नहीं होता, या जो भी युद्ध कर रहा है कि इस पर ये तो ना इजराइल की है ना, तो वो उस पर युद्ध ज्यादा उसके चांसेस होती है कि दोनों देश अपने को प्रोटेक्ट करने के चलते उस जगह जहाँ पे हम लोग वो थे उस पर भी बड़ा हमला हो सकता था। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है, मैं आपको चुनो भारत सरकार की जो सदस्यता है वहाँ जॉर्डन सरकार साथ उन्होंने बातचीत कर दी, तो हमें सुरक्षित स्थानों पे उन्होंने अपने यहाँ जो उनके बंकर बने थे उसमें हम लोग को रखा गया है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि जो भी आपको हिंदुस्तान में या खबरों के माध्यम से मिल जाओ, खबरें जो देने वाले हैं वो हमारे साथी पत्रकारी तो हैं, उनको जितनी सूचनाएं मिलेगी वही तो देंगे। लेकिन असल सूचना ये है, मैं आपको बताते चलूं कि इजराइल में एक बड़ा हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए। ये बड़ी बात है, अब तक 1 या 2 लोग मारे जा रहे थे, लेकिन 9 लोगों को मारे जाने का मतलब अब वो सिविल एरिया पे ईरानी जो फौजें हैं वो कहीं ना कहीं उस पर टारगेट कर रही है। ये जब सिविल एरिया पे जब आर्मी टारगेट करता है ना तो ज्यादा भयावह स्थिति हो जाती है, क्योंकि फिर वो मिलिट्री बेस या फिर डिफेंस जो उनके बेसिस है उस पर नहीं टारगेट, और सिविल एरिया में आपको मालूम है कितनी संख्या में लोग रहते हैं। तो अभी भी हम शहर के बीचों बीच में इस समय हम लोग को एम्बेसी में यहाँ पे एक स्थान पे रखा हुआ है। मैं स्थान का इसलिए नहीं फोन पे कर सकते कि सब कुछ इंटरसेप्ट हो रहा है, तो हमें एक खास स्थान पे रखा गया है और एक स्थान पे हमें बोला गया कि कुछ टाइम के बाद हम आपको मूवमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एयरपोर्ट बंद है। लेकिन शायद कुछ ऐसी व्यवस्था हो रही है कि कुछ समय के लिए वो एयरपोर्ट खोला जाएगा जिसमें हम लोग को इवैक्यूएट कराया जाएगा भारतीय नागरिकों को। और ये बड़ा प्रयास है, मैं आपको बताते चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में विदेश मंत्रालय खासतौर से ये पूरी अगुवाई कर रहा है, और इनकी अगुवाई में अगर सब कुछ सुकूशल रहा तो हम संभवतः जल्दी पहुंचेंगे। समय हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमें जो भी समय बताया जाता है वो हाथ में भारत सरकार के नहीं है या किसी भी सरकार में, क्योंकि जब माहौल बिगड़ता है तो फिर सब कुछ अचानक बंद कर दिया जाता है, और जब सब बंद हो जाता है तो सबसे पहले उनका मकसद रहता है कि आपको जाने में नहीं, सबसे पहले आपके जीवन की रक्षा करना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है। और इसलिए हम लोग को फिर आगे का पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा, और लगातार हम लोग संपर्क में हैं, लगातार हम, ऐसा नहीं है कि स्थिति हम लोग बहुत बुरी सिचुएशन में, लेकिन मैं ये भी बताते चलूं स्थिति ऐसी है कि हम सब लोग यहाँ पे घबराए हुए हैं, और मैं आपको बताते चलूं कि कुछ भी हो सकता है। ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे देश हैं सब समझिए, और पूरी तरीके से इस समय जो विश्व की स्थिति हो चुकी है उसमें हर कोई एक दूसरे पर अपने को चोट पहुंचाना चाहता है अपने तरीके से। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जरूरी नहीं है कि कई बार जो है हमें लग रहा है कि किसी जो देश हमारे अच्छे संबंध में है, लेकिन जब वो हमला करते हैं, आप समझिए जैसे डिफेंस आर्मी किसी को गोलियां चला रही है, तो वो आर्मी को सिविल को गोली लग जाए या किसी को गोली लग जाए, वो उसको कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो किस देश की जो हवाई हमले हैं उसका असर हम तक नहीं पहुंच सकता, ये पूरी तरीके से गारंटी नहीं है। तो मतलब सबसे बचना है हमें अपने दोस्तों से भी बचना है कि अपने दोस्तों के कोई गोलाबारी हम तक ना पहुंच जाए, और या हमारे जो दुश्मन है उनसे तो हमें, और दुश्मन हमारे भारत की कोई नहीं है, मैं आपको बताते चलूं। दुश्मन जो एक सामाजिक रूप से जो इजराइल और अमेरिका के हैं, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हम इसमें बीच में हम पिस रहे हैं। जैसे कि आप समझिए दुबई में जिस प्रकार से हमला हुआ, दुबई तो इस्लामिक कंट्री, ईरान का तो उसके साथ अच्छी दोस्ती थी, मतलब अगर हम बात करें बहुत उनसे दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ईरान ने जब उनकी लीडर की जब हत्या की गई तो वो उन्होंने सबसे पहले अपने आसपास के सभी इन देशों पर उन्होंने टारगेट किया जो जिनके से रिश्ते इजराइल और अमेरिका के हैं। तो हमारे भी आप समझिए रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो छवि है वो ऐसी कत्ल इसके चलते हमारे पर कोई भी देश हमें अपना दुश्मन मानता हो। लेकिन जब हम कहते हैं ना, जब स्थिति हमारे आपके हाथ से निकल जाती है
तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी वो हाथ से निकल चुकी है, लेकिन कंट्रोल में है, ये भी मैं आपसे कहूंगा। और ईश्वर से कामना है, भारत सरकार पे मुझे भरोसा है कि जल्दी हम वहां पहुंचेंगे और फिर हम आपसे शायद हो सकता है कि हम स्टूडियो में यही बात हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, यानी कि भारत सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा भारतीयों को दी जा रही है वहां पर। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से कि इजराइल में हमने इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है, अगर उन दावों की मैं बात करूं तो क्या हकीकत है? आप वहां पर हैं, जॉर्डन में भी आप मौजूद हैं, क्या आप देख पाते हैं धरातल पर? देखिए, मैं निश्चित रूप से बताऊं, जो भी खबरें पहुंच रही, मैंने आपसे बोला ना, हमारे साथी बताते हैं, जो हमारे साथी यहाँ पे हमारे उन साथियों के पास भी इतनी जानकारी सटीक नहीं मिल पा रही है ना, क्योंकि हम खुद ही संपर्क में नहीं है। लेकिन जो कहीं ना कहीं एम्बेसी और प्लस लोगों के जो माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, इजराइल में भी लगातार हमले हो रहे हैं और वहां पे भी जानमाल का खतरा है। और एक उससे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, देखिए, एक डर का माहौल तो बना ही हुआ है, हमले लगातार हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितनी नुकसान हो रहा है, वो तो हमें 1 से 2 दिन बाद पता चलता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं जो इजराइल में मैंने सीखी, ये हमें अपने देश की मीडिया के साथ सीखनी चाहिए। किसी भी अस्पताल की कोई ऐसी आपको नहीं दिख रही होगी, कोई ऐसे आपको फुटेजेस नहीं दिख रहे होंगे जिसमें लाशें लेके जा रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो आए और उन्होंने बहुत कैजुअली, उन्होंने कल इजराइल के जिस हिस्से में 9 लोग मारे गए हैं, उस हिस्से में कल वो दौरा करने गए और वहां के प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके बारे में एक अफवाह फैला दी गई थी कि उनकी हत्या कर दी गई है, तो वो भी एक वजह थी उनको निकल के आने की। आमतौर से वो हमले में सब जगह नहीं जा रहे, लेकिन कल 9 लोग मरे। अच्छा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन अब आगे की घटना क्या है ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं इजराइल में भी है, क्योंकि लोग, हालांकि यहाँ के जो लोग मैं आपको बताऊं, वो ऐसी बुरी स्थिति में भी अपने आप को डर नहीं है। मैंने ये बात देखी उनसे, क्योंकि ये उनके साथ हर दूसरे चौथे दिन, क्योंकि अभी, अच्छा, एक बड़ी बात ये भी समझिए, इनसे जो सटा हुआ जो देश पैलेस्टाइन है, जिसके साथ जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जैसे हमारे यहाँ हम पाकिस्तान को मानते हैं, तो अभी पाकिस्तान में तो अभी इनकी तरफ अभी अपना, जैसे पैलेस्टाइन में तो इनकी तरफ अभी तक कुछ शुरू नहीं किया, अगर कहीं पैलेस्टाइन में भी शुरू कर दिया सारे लोग मिल करके, तो इजराइल में बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन ये लोग हर स्थिति के लिए अपने को इन्होंने मजबूत करके रखा। और नागरिकों में भी मैं आपको बताऊं, एक बड़ी एकजुटता है। एक बड़ी बात बताऊँ आपसे, विपक्ष के नेता जो है वो तक इस समय सरकार के सपोर्ट में, ये बड़ी बात है। ये हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो विपक्षी नेता है, विपक्षी दल के जो लीडर्स हैं, वो उसको भी वो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके खराब बोलते हैं, उनके बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं। लेकिन ये इजराइल से सीखने वाली बात है, जो इनके मुख्य विपक्षी नेता है वो तक इस समय सरकार के साथ में, वो कह रहे हैं कि हम लोग हर सिचुएशन में सरकार को सपोर्ट करेंगे और हम अपने नागरिकों को पूरी तरीके से, उन्होंने अपील की अपने नागरिकों से कि सरकार के पक्ष में रहिए, जो सरकार की जिस प्रकार से दिशा निर्देश है उसका पालन कीजिए। ये बड़ी बात है। यानी जब देश में जब आपदा आती है तो पक्ष विपक्ष एक हो जाता है। ये इजराइल में हमें देखने को मिल रहा है, मुझे खासतौर से, जो भारत में नहीं मिल रहा। सुनिए, बिल्कुल, देखिए सर, जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर विपक्ष एकजुट होकर वहां पर सरकार की सहायता कर रहा है, सरकार के पक्ष में बोल रहा है, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो अभी ही कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले वहां पे इजराइल के दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी, जिसके बाद से ही यहां पर अब टिप्पणियां शुरू कर दी गई है विपक्ष की तरफ से। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सब कुछ पता था या फिर जानबूझकर वहां पर गए। इस तरह के सवाल यहां पर किए जा रहे हैं। अब देखिए, क्या है कि बहुत पहले राजेश खन्ना की फिल्म थी, उसमें गाना था, अगर उसको कभी आपने सुना हो, देखा हो कभी गाने को, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बहुत पहले राजेश खन्ना ने अपने गाने में ये बात बोल दी थी। ये बात समझिए कि यहाँ पे अच्छा करो बुरा करो, यहाँ पे पक्ष का तो काम ही वही है, उनको तो बोलना ही बोलना, चाहे कुछ भी हो। देखिए, जब इजराइल के प्रधानमंत्री से तो मिलने के लिए हमारे देश की, आप समझिए, हमारे प्रधानमंत्री का जो विश्व स्तरीय जो उनका व्यक्तित्व है, उसमें वो वहां पे आए थे। पूरे वर्ल्ड की जब भी बात होती है वो उस पर डिस्कशन करने आए थे। लेकिन समझिए, ये इजराइल का निजी मामला है ना, निजी मामले को वो 1 दिन पहले क्यों बता देंगे, आपसे 2 दिन पहले क्यों बता देंगे कि मोदी जी मैं हमला करने वाला हूँ? ऐसा कतई नहीं होता है। वो उनकी जो द्विपक्षीय बातचीत थी, उसमें कई सारे टेक्नोलॉजीज के ऊपर बातचीत हुई, कई सारे आपके जो बिजनेस एस्पेक्ट उससे बातचीत हुई, और 2 लोग नेताओं में क्या और बातचीत हुई मैं आपको बताते चलूं, ये हमें भी नहीं जानकारी रहती। पत्रकार का तात्पर्य कतई नहीं कि उनके ऊपर कोई ऐसी शक्तियां जो उन्हें जानकारी हो जाएगी। देखिए, वो समय तो अब निकल गया जब नेता स्वयं जो मीटिंग से निकलते थे और अपनी बात को, अपनी बंद कमरे की बातचीत को पत्रकारों को बता देते थे। ये जर्नलिज्म नहीं है। देखिए, बंद कमरे की जो सुरक्षा व्यवस्था देश के हित में कोई बातचीत हो रही है, उसको हमें पत्रकारों की आवश्यकता नहीं बताने की। हम पत्रकारों को वही जानकारी देना चाहेंगे जो देश के हित में होगी। बाकी आपकी, जैसे हम अपने घर परिवार में, माँ बाप हमारे लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए और हमारी
जीवन यापन के लिए हमें सारी बातें बताते हैं और हमारे लिए क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन बहुत सारा जो उनकी फाइनेंशियल जो उनकी चीजें होती है हमारे माँ बाप की या हमारे परिवार की, जो मुखिया की, वो क्यों बताएगा सभी लोगों को? सेम वैसा ही आप समझिए कि इस देश की भी जो हमारे जो प्रधान है उनकी भी यही मंशा है। तो वो जब इजराइल गए थे तो वो दो देशों के आपसीय बिजनेस की और बिजनेस एस्पेक्ट्स, उसमें मेडिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें, क्योंकि इजराइल एक बहुत ही जबरदस्त इसके पास जो वेपन का और खासतौर से जो हथियारों की जो उसकी सबसे बड़ी जो श्रेणी है वो बहुत बेहतरीन है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ, मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था वो इजराइल द्वारा भेजे हुए वो हथियार थे, जिसको ये माना गया कि वो बेहतरीन हथियार थे। उसी के चलते ही हमारी जो ये जो हमारा जो ये पूरा ऑपरेशन था उसमें हम लोग वो सक्सेसफुल ये हुए थे। तो बहुत सारे बिंदु थे जिसको आए थे, उनको नहीं बताया। अगर उनको बताते तो सबसे पहले जैसे अमेरिकन सिटीजन को मैं बताऊं, अमेरिका का साथ, क्योंकि अमेरिका और वो ज्वाइंटली ऑपरेशन हर जगह करते हैं। अमेरिका ने ये मैं आपको जरूर बताऊं कि उन्होंने 27 तारीख को ही अपने सारे सिटीजन को इजराइल से उन्होंने निकाल दिया था, क्योंकि एम्बेसी में मात्र दो, जिस अमेरिकन एम्बेसी के बगल में हम लोग थे वहां मात्र 2 या 3 ही लोग थे वहां पे जो वहां पे जरूरी वाले कर्मचारी थे। बाकी सभी कर्मचारी और वो लोग चले गए। उनको बोला गया था, वो उन्होंने मुझे बताया कि 27 तारीख को उन सबको इवैक्यूएट करने के लिए बोला गया था। देखिए, क्योंकि वो ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, इंडिया का कोई ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि इंडिया को भी जानकारी है। आप ये समझिए हमारे प्रधानमंत्री कितने निर्लज हैं लोग वहां के, हमारे भारत देश के जो नेता हैं, क्योंकि अगर हमारे प्रधानमंत्री को ये जानकारी होती, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने जैसे विदेश मंत्रालय ने ईरान के सबको मैसेज दे दिया था कि ईरान में कोई ना रहे, क्योंकि वहां पे हमला हो सकता था, क्योंकि लगभग 3 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले ट्रंप ने बोला था कि हम ईरान में कि अगर आप बातों से नहीं सुनेंगे तो फिर हम आपको युद्ध के माध्यम से समझाएंगे। तो ईरान के लिए हमारे यहाँ गाइडलाइन जारी हुई थी। इजराइल के लिए गाइडलाइन इसलिए नहीं जारी हुई क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं थी। आप समझिए, भारत सरकार को जानकारी होगी तो सब लोग तो है ना, सिर्फ नागरिक नहीं होते हैं, पूरी एम्बेसी होती है, विदेश मंत्रालय के लोग होते हैं। ये तो सब अपने आप में थोड़ी बातें कहने की है और बहुत लफाजी की बातें हैं सब। लेकिन आप ये समझिए कि ऐसी घटना के बाद भी अभी तक इजराइल में ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है, एक भी भारतीय की कोई मृत्यु नहीं हुई है। आप इस बात को समझिए। तो कहीं ना कहीं जो है उसको ये नहीं है कि भारतीय सरकार सबकी सुरक्षा कर रही है, लेकिन संपर्क में है, सबको गाइडलाइन दे रही है और कोशिश हो रही है। और अगर देखिए, अगर हमारी वापसी होती है तो ये पहला धक्का होगा जिसको भारत सरकार के ही माध्यम से हम वहां पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार संपर्क में है और दो पक्षीय वार्ता थी वो अन्य संदर्भों में थी, ना कि किसी युद्ध को लेकर। तो ये बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को इस लायक समझा जाता है विश्व के सभी जो दिग्गज देश हैं कि वो बातचीत करके कोई काम करते हैं, लेकिन युद्ध की बात इसलिए नहीं कर सकते, समझिए, क्योंकि वो युद्ध अगर उनको 2 दिन पहले अगर उनको बताते तो खुद भारत सरकार हमें गाइडलाइन जारी कर देती ना। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं, इतना वो सीक्रेसी नहीं रखेंगे। लेकिन क्योंकि ये इजराइल का अपना एक निजी मामला था, इजराइल ने क्योंकि ईरान उनको शायद कहीं ना कहीं पता था कि ईरान की बड़ा हमला कर सकता है, तो इसलिए ये इसको प्रिकॉशनरी उन्होंने वॉर शुरू की, जिस पर उन्होंने पलटवार कर दिया ईरान ने। और दूसरी बड़ी बात, जब उनके सबसे बड़े शीर्ष नेता की जब हत्या कर दी गई तो आप समझिए वो पूरी तरह से छटपटा चुके हैं। वो पूरी तरीके से ये वॉर कर रहे हैं। अभी तो मैं आपको बताते चलूं, इस वॉर में चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया ये कहीं ना कहीं अभी से वॉच कर रहे हैं। अगर ये शामिल हो जाते हैं कि अमेरिका के विरुद्ध में, तो ये विश्व युद्ध जैसी स्थिति होगी। तो मैं आपको बताऊं फिर बहुत भयावह स्थिति होने वाली है आगे चलकर। ये सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी को हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो जॉर्डन से हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी जी को आपने सुना, जो लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और हर एक जानकारी हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति पांडेयहाता द्वारा भक्त प्रहलाद जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। Oh
जनपद वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस होलिका दहन समिति के पदाधिकारियों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिनकी शताब्दी वर्ष चल रही है, यानी 100 वर्ष की अपनी यात्रा को अनवरत रूप से कमेटी आगे बढ़ा रही है। मैंने बधाई देता हूं और इनके पूर्व अध्यक्ष श्री पटवा थे, बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे। आकस्मिक निधन उनका हो गया था। मैं उनको इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। बहनों और भाइयों, अव्यवस्था से व्यवस्था, अराजकता से अनुशासन, अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य की यात्रा जब होती है, तभी हम उपद्रव से उभर करके उत्सव की शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और यही उत्सव आज गोरखपुर के अंदर इस विरासत गलियारे के अंदर होलिका दहन समिति के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा के अवसर पर देखने को मिल रहा है। हम गत वर्ष तक भी आते थे, संकरी गली हुआ करती थी, एक वाहन बामुश्किल जा पाता था, व्यापार अस्त व्यस्त था, ग्राहक नहीं आ पाते थे, अव्यवस्था का सा साम्राज्य था और यहां के व्यापारियों को तो नुकसान होता ही होता था, लेकिन उनके कारण कालीबाड़ी के बाबा को उनसे ज्यादा नुकसान हो जाता था। लेकिन अब मैं इस बात को मान सकता हूं कि जब ये गलियारा बन रहा है और जिस दिन बन जाएगा, यह गोरखपुर का सबसे खूबसूरत गलियारा होगा गोरखपुर का। हम लोगों ने बंधु सिंह पार्क में कुछ दुकानें बना के दे दी हैं और बाकी दुकानों को बनाने के लिए भी हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर दी और उसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट।